हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है बच्चे, 14 नवंबर को एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और इस एनडीए के एग्ज़ाम में फिजिक्स अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और यदि ये फिजिक्स अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो आप लोगों को पता है पूरे जी जान से इस फिजिक्स की तैयारी में जुट जाना है। इस फिजिक्स में आपके टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब टोटल 100 मार्क्स का जीएटी का पेपर बन जाता है। किसका? फिजिक्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि आप लोगों को पता है सिलेक्शन तो 2-4 नंबरों से ही रह जाता है बहुत से बच्चों का। तो उन 2-4 नंबरों को सिक्योर करने के लिए बच्चे आप प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 साल, देखो ज़्यादा यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम 5 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप रट डालो, क्योंकि उन्हीं में से 50% जीएटी का पेपर आपका आने वाला है। ये श्योर है, बिल्कुल उन्हीं में से 50% पेपर आता है। आप प्रीवियस ईयर के 5 साल के प्रश्न पेपर को देखोगे तो आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम अपनी इस क्वेश्चनों की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन मैं आपको 2 सीरीज़ में कराऊंगा। सबसे पहला जो सीरीज होगा उसमें 1 से लेकर के 10 प्रश्नों तक हम सॉल्व करेंगे और दूसरे सीरीज में 11 से लेकर के 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल वगैरह जितने भी टर्म्स, जितने क्वेश्चन आ गए वो सारे में एज ए सीक्वेंस वाइज। अभी आज हम जो करेंगे कवर बच्चे, ये एनडीए के 2020 एनडीए 2020 के एग्ज़ाम में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आज हमारा 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों की सबसे पहली सीरीज है और दूसरी सीरीज हमारी 11 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों की होगी। ठीक है, तो चलिए पूरे जी जॉन के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि सिलेक्शन लेना भाई इस बार ज़रूर है। जो बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा, तो बच्चे यदि आपका लास्ट अटैम्प्ट है तो चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है। तो चलिए दोस्तों, बट एक बार मैं फिर से आपको कहता हूं कि बच्चे, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोले चैनल, ताकि भाई मैं यदि आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आप लोग तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं ऐसी वीडियो को आगे लगातार बनाता रहूँ। ठीक है, क्योंकि भाई हौसले से ही उम्मीद बनती। ठीक है, तो चलिए बच्चे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज। स्फेरिकल मिरर आप सभी लोगों को पता है बच्चे कुछ इस तरीके से होता है, और स्फेरिकल मिरर को जब बीच में से काट दिया जाता है तो इसके 2 पार्ट बन जाते हैं, एक कुछ इस तरीके से और दूसरा कुछ इस तरीके से। इसको बोला जाता है कनकेव मिरर, जिसके एक्सटीरियर पार्ट पर पॉलिश किया जाता है, और इसको बोला जाता है कन्वेक्स मिरर, जिसके इंटीरियर पार्ट पर पॉलिश किया जाता है। अब चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, ये दोनों के दोनों किसी स्फेरिकल के पार्ट हैं। तो मान लो कि ये हमारा स्फेरिकल का पार्ट है, ये मैंने एक लाइन खींच दी जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, और जहाँ ये इस मिरर को इंटरसेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड पोल, इसे हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। अब इस मिरर को खींचने के लिए कहीं ना कहीं पर बच्चे इसका सेंटर तो जरूर माना गया होगा ना, तो एज्यूम कर लिया हमने इसका सेंटर यहाँ पर है, बट सेंटर और पोल के बीच में एक पॉइंट लाई करता है दैट इज कॉल्ड फोकस। और एक बात याद रखना कि सेंटर और पोल के बीच में जो पॉइंट लाई करेगा उसको बोलेंगे फोकस, बट सेंटर से लेकर के पोज तक के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। ये कर्व का रेडियस है, सो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक बात आप लोग याद रख लेना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ, या द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या कह सकते हो द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर एंड स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इन दोनों में से कोई भी रिलेशन ऑप्शन में मिल जाए तो रिलेशन बिल्कुल सही, बिल्कुल उम्दा और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए r इज इक्वल टू एफ, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी r इज इक्वल टू 2f, दिस इज राइट। ऑप्शन बी r इज इक्वल टू f/2, दिस इज रॉन्ग। और ये तो सेम प्रोसीजर दे दिया गया, कुछ प्रिंट में मिस्टेक है, बट हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी बच्चे जो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, r इज इक्वल टू 2f। तो ये था हमारा सबसे पहला प्रश्न। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ दोस्तों। ये लो दूसरा प्रश्न, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसानी से और फैक्ट बेसिस के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है लेमन केप्ट इन वाटर इन ग्लास टम्बर अपीयर टू बी द लार्ज दैट इट्स एक्चुअल साइज ड्यू टू। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी भी पानी से भरे कांच के ग्लास के अंदर यदि
एक छोटे से लेमन को डाला जाए और उसे ऊपर से देखा जाए तो वो अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। इसके होने का कारण क्या है? तो इसके होने का कारण आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन होते हैं, जैसे किसी भी ग्लास के अंदर यदि किसी छड़ी को डाल दिया जाए तो छड़ी हम लोगों को तिरछी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? उसका भी रीजन ही है। एक्चुअल में देखना, लेमन का वो पार्ट जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, लेमन का वो पार्ट जो पानी के अंदर डूबा हुआ है यहाँ से, और लेमन का वो पार्ट जो पानी के ऊपर वाला भाग है, क्या इन दोनों जगह से प्रकाश की किरणें यदि आपकी आंखों में आएगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी बच्चे। यानी ये आसानी से मैच नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों के दोनों टर्म्स आपको थोड़े से ऊपर की ओर उभरे हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण से लेमन हमें थोड़ा सा लार्ज और बड़ा दिखाई देता है। रीजन इसका क्या है ये मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चे लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, यानी विचलित हो जाती है, और इस विचलन को ही बोला जाता है अपवर्तन। इसी को हिंदी में बोलते हैं रिफ्रैक्शन, या इसी को बोला जाता है बच्चे अपवर्तन। तो हमारा यहाँ आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा रिफ्रैक्शन। ऑप्शन ए इज रॉन्ग रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी इज रॉन्ग स्कैटरिंग, ऑप्शन सी इज राइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज द राइट आंसर। इसके अलावा और भी कई सारे टर्म्स पूछे जा सकते हैं, जैसे पानी के अंदर आंशिक रूप से डूबी किसी पेंसिल का तिरछा दिखना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोपहर के समय में किसी स्विमिंग पूल की गहराई का आभासी गहराई का दिखाई देना, तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तारों का चमकना, तारों का टिमटिमाना, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सूर्य का समय से पहले दिखना और समय के बाद छिप जाना, ये भी क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने कई सारे आप लोगों को फैक्ट बता दिए बच्चे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन जो है बच्चे यहाँ पर वो है हमारा क्या है? सिंपल सा है। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम। आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने स्पेक्ट्रम यानी ग्लास के प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करा करके 7 कलर की स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया था। तो बटे सीवी रमन के बारे में तो आप सभी लोगों को पता है। रमन की स्कैटरिंग बहुत फेमस हुई है, जिनके लिए इनको नोबेल का पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी लॉर्ड रेले। लॉर्ड रेले ने क्या स्कैटरिंग के बारे में बताया था? कलर की स्कैटरिंग। कौन से? कलर की, रंगों की स्कैटरिंग के बारे में रेले साहब ने बताया। और आइजैक न्यूटन वो साहब हैं जिन्होंने वाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करके दिखाया था। और एस सुभाष चंद्र जो है बच्चे ये बिग बैंग की थ्योरी से रिलेटेड हैं। किसे? बिग बैंग की थ्योरी से रिलेटेड। या एक और बात बता दूं, इनसे रिलेटेड एक यूनिट बनती है जिसको बोलते हैं CSL, चंद्रशेखर लिमिट। और एक चंद्रशेखर लिमिट जो होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, जो शायद पूरे यूनिवर्स का, यानी हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान की यूनिट है। द्रव्यमान को मापने की सबसे बड़ी यूनिट होती है CSL, चंद्रशेखर लिमिट। तो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चे यहाँ पर आइजैक न्यूटन। बट थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ। आइजैक न्यूटन साहब ने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बच्चे सबसे पहले उन्होंने एक ग्लास के प्रिज्म को ढूंढा। क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लास का प्रिज्म किससे बनाया जाता है? तो एक ग्लास होता है जिसको बोला जाता है बच्चे फ्लिंट ग्लास, जिस ग्लास को बोलते हैं फ्लिंट ग्लास, जिससे ये ऑब्टेन किया जाता है। इसमें से देखो ये वाइट लाइट है। वाइट लाइट को बोला जाता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि बच्चे इस लाइट के अंदर बहुत सारी लाइट है, ठीक है। और जब वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास कराया जाता है तो आपको पता है इसको निकलना था ऐसे, बट ये निकल नहीं पाएगी ऐसे, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी। क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो डेफिनेटली उसकी स्पीड में चेंज आता है, जिसके कारण उसके पाथ में डाइवर्जन आ जाता है। तो बच्चे ये थोड़ी सी ऐसे डाइवर्ट हुई और ऐसे निकली, और ऐसे करते करते यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि टोटल 7 रंग दिखाई दे रहे हैं। इन 7 रंगों को बोला जाता है बच्चे स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इनको? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक सीक्वेंस में होना। यहाँ कलर की बात करें तो कलर का एक सीक्वेंस में होना। इन सभी को बोला, ये जो सारे टर्म्स इनको बोला जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो का मतलब बच्चे एक, यानी एक सिंगल लाइट आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले रेड की वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा बच्चे उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है सबसे कम, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा।
तो ऊपर से नीचे आते समय इनकी वेवलेंथ जो है वो लगातार कम हो रही है, लेकिन ऊपर से नीचे आते समय इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है। तो ये बात आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। बट इसको याद रखने के लिए एक सिस्टम आप सभी बच्चों ने याद किया होगा, 7 रंगों को याद रखने के लिए विविग्योर। विविग्योर का मतलब है बच्चे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 रंग हैं जो एक सीक्वेंस में याद रखें। तो यहाँ से आपको बहुत सी सीखने को मिली कि 7 रंगों को जो स्प्लिट करके दिखाया है वो किसने, न्यूटन साहब ने। स्प्लिट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। और हर वाइट लाइट के अंदर 7 कलर हम लोगों को दिखाई देते हैं। इस फिनोमिना को बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को बोलते हैं बच्चे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण, इस फिनोमिना को बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। तो ये था बच्चे इसका आंसर ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में एक न्यूमेरिकल आ गया जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है। केवल कुछ कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करते हुए चलना है और ध्यान से इस चीज़ को सीखेंगे सभी बच्चे, ठीक है, क्योंकि यहाँ गलतियों के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन क्या कहता है मैं समझा देता हूं। द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर। एक रेफ्रिजरेटर है जिसका कॉस्ट निकालना है कि उसको इंडस्ट्री में ऑपरेट करने के लिए क्या उसका कॉस्ट होगा, मतलब एनर्जी का कॉस्ट होगा। दैट कंज्यूम 5 किलोवाट पावर वर्किंग 10 आवर्स पर डे। यानी भाई उसकी जो है 5 किलोवाट आवर, इसके आगे बच्चे थोड़ा सा और चीज़ ऐड करना था, 5 किलोवाट आवर यानी 1 आवर के अंदर 5 किलोवाट की ऊर्जा को वो कंज्यूम कर जाती है और ऐसे प्रत्येक दिन 10 घंटे उसका यूज़ होता है। तो 30 डेज़ में बताना है आप लोगों को कि कितने रुपए का उसके इंडस्ट्री में बिल आएगा। यदि 1 रुपये बिल का चार्ज जो है, 1 यूनिट बिल का चार्ज जो है 4 रुपीज़ है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो सीधी सी बात बच्चे, आपको सबसे पहले दिखा गया है कि रेफ्रिजरेटर की जो कंजम्पशन है वो कितनी है। तो आपको होता है 5 किलोवाट पर आवर, यानी 1 आवर में रेफ्रिजरेटर कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो बोलेंगे सर 5 किलोवाट। लेकिन इसी तरीके से प्रत्येक दिन में कितने घंटे तक चलता है, 10 घंटे तक। तो बच्चे कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 5 किलोवाट। तो बच्चे टोटल कितना हो गया, आपको पता है 50 किलोवाट। मतलब प्रत्येक दिन वो 50 किलोवाट की एनर्जी को वो कंज्यूम कर जाता है आपके घरों में जो रेफ्रिजरेटर है। और ऐसा करते करते उसने पूरे 30 दिनों तक चलाया। कितने दिनों तक, 30 डेज तक। तो 1 डेज का आपको पता है कितना है, 50 किलोवाट। तो 30 डेज का कितना हो जाएगा, 30 इंटू में 50। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और ये 00, ये किलोवाट आवर आ चुका है। अब आपको पता है 1 किलोवाट आवर की कंजम्पशन, 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 किलोवाट आवर की कंजम्पशन जो है आपके बच्चे 4 रुपीज़ के हिसाब से बिल बनता है। तो टोटल बिल कितने रुपए का बनेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल बिल जनरेट बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर दिस रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1500 इंटू में 4। कितना हो गया बच्चे, 15 4 जा 60 और ये 00, इतने रुपए का बिल आपके घरों में 30 डेज के लिए आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 6000 रुपीज़। ठीक है बच्चे, तो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ध्यान रहे बच्चे, कमेंट ज़रूर करें कि आपको किसी पॉइंट में क्या कोई दिक्कत आई है समझने में, ताकि मैं उस चीज़ का रिजोल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और दूसरी एक और सबसे बड़ी बात बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सके। क्योंकि बच्चे मैं लाइव आने के लिए कम से कम 1000 चाहिए। अभी मेरे पास 400-500 बच्चे का हैं, लेकिन मुझे 400-500 बच्चे और चाहिए, तब जा कर के मैं लाइव सेशन लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाऊंगा एनडीए की लेवल की। ठीक है, अब एनडीए की लेवल की है, इसका मतलब जो लोअर लेवल है उनका तो वैसे ही ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे इसलिए आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है,
तो चलिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लो अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन है कि इन इंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। आप सभी लोगों को पता है ये तो कि जो ये थॉमसन एल्वा एडिसन का इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके अंदर जो आपको यहाँ पर तार ऐसी दिखाई देती है, ये किसका बना होता है? तो सभी लोगों को पता है बच्चे, ये बना होता है टंगस्टन। जिस टंगस्टन का सिंबल है बच्चे W, और आपको पता है इस टंगस्टन का एटॉमिक नंबर है 74, इसका एटॉमिक मास है 183.8, जिसे हम राउंड अप करके 184 भी लिख सकते हैं। 184 भी बच्चे इसे लिखा जा सकता है। और आपको पता है कि ये जो है वो आसानी से मेल्ट नहीं होता, क्योंकि इस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बच्चे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस है, जो बच्चे थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अगली बातें यहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया है, केवल हमें आंसर लगाना है। तो एल्युमिनियम रॉन्ग है, कॉपर भी रॉन्ग है, सिल्वर भी रॉन्ग है, टंगस्टन इज़ द राइट आंसर। एक और बात बता दूं, यदि ये बल्ब येलो कलर की लाइट दे रहा है, कौन से कलर की? येलो कलर की, तब आप लोगों को याद रखना है इस बल्ब के अंदर वैक्यूम नहीं रखा जाता, एक गैस भरी जाती है, और वो क्या है? सोडियम इन वेपर फॉर्म। सोडियम द्रवित नहीं, सोडियम को हम कौन से स्टेट में यूज करेंगे बच्चे? गैसेज स्टेट में, वेपर स्टेट में। गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो इसका भी बच्चे राइट आंसर आपको पता चल गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगेन इट इज़ अ वन न्यूमेरिकल। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आया, 2020 के अंदर ये न्यूमेरिकल पूछा गया बच्चे। आप 2020 के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है, सिंपल सा डायग्राम मैंने यहाँ मैच कर रखा है। टू इक्वल रेसिस्टेंस, देखो ध्यान से, यहाँ पर दो इक्वल रेसिस्टेंस, मतलब जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी है। इन दोनों रेसिस्टेंस को एक दूसरे के साथ पैरेलल में जोड़ा गया 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 100 मिली एम्पियर का सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। तो आपको बताना है इस आर की वैल्यू क्या होगी, किसकी? आर की। तो बच्चे हम टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो आपको पता है ये दोनों के दोनों किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में हम टोटल इनका जो रेसिप्रोकल का सम निकालते हैं, R1 प्लस में 1/R2। तो सीधी सी बात है बच्चे, R1/R2 ये दोनों के दोनों तो R ही हैं, R प्लस में R। तो इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/R। बट यदि आपको RP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा बच्चे R/2। ये इन्वर्स हो जाएगा R/2। तो R की वैल्यू तो आ गई। अब यहाँ पर हम फॉलो करेंगे ओम्स लॉ, जिनके अकॉर्डिंग है V = IR। V की वैल्यू बच्चे हम सभी बच्चों को पता है कितना है? 12। तो B की जगह पे रख दिया 12। I की वैल्यू कितनी पता है बच्चे? 100 मिली एम्पियर। बट सबसे बड़ी बात, इसको बच्चे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? एम्पियर के अंदर। तो मैं यहीं डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता हूँ। ये 100 है, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? तो 10⁻³ एम्पियर। इनटू में R की वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ पर जो आया हमारा कितना आ गया बच्चे? R/2 ये पुट करना है, ये नहीं पुट करना, ये पुट नहीं करना बच्चे, ये वाला पुट करना है, ये यहाँ पर, ठीक है। 2R/2। तो देखो बच्चे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 हो गया। अब एक और सबसे बड़ी बात, इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ये है हमारा 100, और यदि किसी के ऊपर माइनस का 3 पावर में लगा हुआ है तो इसका मतलब नीचे 3 जीरो आ जाएगी। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल।
अब इधर हमारे पास बचा हुआ आर। अब इस 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे? 10 से। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 240। और इसके आगे क्या आ जाएगा? यूनिट इसकी ओम। तो 240 ओम इज द ईच रेसिस्टेंस। हर रेसिस्टेंस की वैल्यू 240 ओम है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 240 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाने वाला प्रश्न है बच्चे, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके हम सबको। अब आपको पता है एनर्जी की यूनिट पूछा है, तो बच्चे एनर्जी की यूनिट तो सभी को पता है, क्या होती है? जूल होती है। तो पहला तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है वाट आवर। दूसरा क्या बच्चे? ये दे रखा है वाट और इसके साथ दे रखा है आवर। अब आपको पता है वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की। और आवर किसकी यूनिट होती है? टाइम की। पावर इनटू में टाइम किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर होता है। और वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चे? जूल। इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है न्यूटन इनटू में मीटर। अब आपको पता है न्यूटन का मतलब होता है बच्चे फोर्स, और मीटर किसकी यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट की। तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट का मतलब फिर दोबारा होता है वर्क, और वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? पावर। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। ये भी बिल्कुल सही आंसर है। अगले बात की बात करते हैं, लास्ट का हमारा बच्चे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम का मतलब क्या है बच्चे? मास। और मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम का मतलब मास और मीटर प्रति सेकंड का मतलब वेलोसिटी। मास इनटू में वेलोसिटी का मतलब क्या है? मोमेंटम। और आपको पता है बच्चे मोमेंटम इसका गलत आंसर है। मोमेंटम की यूनिट जूल नहीं होती, मतलब ये एनर्जी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी बच्चे, ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल उम्दा और बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे आप लोगों को प्रश्न ये आसानी से और इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करें, ताकि मैं डाउट का रिजोल्यूशन आप लोगों को दूं बहुत ही इजी और आसानी तरीके से। तो अगला क्वेश्चन फिर एक न्यूमेरिकल आ गया है जो एक केपलर्स लॉ से। केपलर ने आप सभी लोगों को पता है प्लेनेटरी मोशन में 3 नियमों को प्रतिपादित किया है, और तीनों नियमों में से तीसरे नियम का यूज़ किया था हमारे न्यूटन साहब ने। किसने? न्यूटन साहब ने यूज़ किया था अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं। कहता है टू प्लेनेट ऑर्बिट, सन इज द सर्कुलर ऑर्बिट एंड विच इन द रेडियस ऑफ द R1 एंड R2, रेशियो ऑफ देयर पीरियड इज T1 एंड T2 अराउंड द सन विल बी। ये कहता है कि 2 प्लेनेट है, ध्यान से समझेंगे सही बच्चे इसको। ये कहता है कि भाई मान लो कि ये कोई हमारा एक ऑर्बिट है, और आपको पता है 2 फोकस होते हैं। एक फोकस पर ये हमारा सन मौजूद है। यहाँ कौन मौजूद है? सन। ये हमने बच्चे 2 ऑर्बिट मान लिया। सबसे पहले ऑर्बिट में मान लो कि यहाँ पर है कोई एक प्लेनेट जिसकी दूरी है बच्चे r। एक हमने दूसरा प्लेनेट मान लिया यहाँ पर जिसकी दूरी है बच्चे 4r, ये गिवन है। तो केपलर साहब ने अपने थर्ड लॉ में ये बात बताया है। किसने? केपलर ने। उन्होंने बोला कि वो प्लेनेट जो सूर्य के नज़दीक होगा वो जल्दी से एक बार सूर्य का चक्कर लगा लेगा, और वो प्लेनेट जो सूर्य से ज़्यादा दूर होगा उसको एक बार चक्कर लगाने में समय ज़्यादा लगेगा। इसके लिए उन्होंने दिया था कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस क्यूब ऑफ द रेडियस या क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड द सन। किसी भी प्लेनेट और सन के बीच के डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल में होगा। ये बात हमारे थर्ड लॉ के अंदर बताई गई है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे बच्चे। T1 के बारे में पूछा गया और T2 के बारे में पूछा गया, तो हमें पता है T1 और T2 का हमेशा क्या होगा? स्क्वायर होगा। इक्वल टू में लगा दो तो बच्चे R1 और R2 का भी तो स्क्वायर कर दो। R1 अपॉन में R2 इसका स्क्वायर नहीं, इसका क्यूब किया जाएगा। तो ये लो T1 अपॉन में T2, R1 की जगह पे रखना है बच्चे R, और R2 की जगह पे रखना है 4R, और इस पूरे का कर देना है बच्चे क्यूब। अब करो इसको, तो ये हो जाएगा R का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, और ये हो जाएगा R का क्यूब। R क्यूब से R क्यूब हमारा कैंसिल। अब आपको पता है कि ये जो इधर T1 अपॉन में T2 है, इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ? स्क्वायर। तो ये हो गया T1 अपॉन में T2। अब एक बार देखो, ये 1 अपॉन में 64 और इसके ऊपर आ जाएगा बच्चे रूट।
तो इसका मतलब 1/8। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल उम्दा और बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर ये आ रहा है और मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसका जवाब दें। और ये क्वेश्चन फिर से रेसिस्टेंस का आ गया। इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन लो, फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल आएंगे उनमें बच्चे, मैंने बोला 5 न्यूमेरिकल आएंगे, उनमें से 2 न्यूमेरिकल डेफिनेटली आपके इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। और न्यूमेरिकल जो इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं वो डेफिनेटली रेसिस्टेंस से 101% आते हैं। इसलिए रेसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ के जाना, नहीं तो कम से कम आप उन क्वेश्चन को करके जाओ जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के 5 सालों में पूछे गए, क्योंकि क्वेश्चन उसी लेवल का होता है, उससे टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको रिपीट कर लेना बच्चे। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मेटेलिक वायर हैविंग द रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम कट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स इन लेंथ एंड दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। द रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू बी। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि ये कोई हमारे पास वायर है जिस वायर की लंबाई बच्चे L है। इस वायर की लंबाई कितनी है? L। तब इसके अंदर रेसिस्टेंस कितना था? तो याद रखेंगे इसके अंदर रेसिस्टेंस जो था बच्चे वो 20 ओम था। कितना? 20 ओम। अब इसने क्या कहा कि बच्चे इसको बीच में से हमने काट दिया। अब यदि इसको बीच में से हमने काट दिया बिल्कुल बराबर हिस्सों से, तो काट कर इसके कितने हिस्से हो गए? 2। और हमें पता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। मतलब लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, लेंथ जितना कम रेसिस्टेंस उतना कम। लेंथ यदि आधा कर दिया तो रेसिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बच्चे? आधा हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रख लेना है। तो ये पहला हमारे पास वायर, ये दूसरा हमारे पास वायर, दोनों का रेसिस्टेंस आधा आधा हो गया बच्चे 10 ओम, और इसका भी रेसिस्टेंस हो गया 10 ओम। इन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ सीरीज में जोड़ दिया है, पैरेलल में जोड़ दिया है, जो क्वेश्चन का कहना है। ये प्लस और ये बच्चे माइनस। तो अब ये पूछ रहा है कि टोटल यहाँ पर जो रेसिस्टेंस होगा इस सर्किट के अंदर वो किसके बराबर होगा। तो अभी थोड़ी देर बताया कि जब रेसिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, जब रेसिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उसका रेसिस्टेंस जो आता है बच्चे उन दोनों के जोड़ का आधा। ठीक है, उन दोनों के जोड़ का आधा। लेकिन कैसे? 10 का आधा 10 का आधा। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको पूरा। ये 1/, ये 1/, 10 प्लस में 1/, 10। ठीक है, 10 और 10 का एलसीएम कितना हो गया बच्चे? 10। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 और प्लस में ये हो गया 1। 1 और 1 हो गया 2 में ये हो गया 10। इसको कैंसिल करोगे तो 1/5। हमें कैलकुलेट करना है आरपी, तो इसको उलट दो, ये हो गया 5। इट मीन्स 5 ओम इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 ओम, 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बच्चे आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और अगली सीरीज मैं जल्द ही कल लेकर के आऊँगा। ठीक है, कल ही लेकर के आऊँगा, जो 11 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों के होंगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल सा और साउंड वेव से रिलेटेड इसमें टर्म्स पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या है उसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज द नॉट करेक्ट। अब एक बात ध्यान से सुनो, यदि आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो एनडीए बिल्कुल उल्टा ही प्रश्न पूछता है। एनडीए ये कभी प्रश्न नहीं पूछता। ज़्यादा प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। हालांकि और सब एग्जाम पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बट एनडीए पूछता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो बच्चे आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से ऑप्शन सही है। मतलब अच्छी नॉलेज नहीं होगी, चारों ऑप्शन की नॉलेज नहीं होगी, इसका मतलब आप सही आंसर नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ हर एक ऑप्शन के लिए भाई हर एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो साउंड से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन गलत है ये में देखना है। साउंड ट्रेवल्स एट द स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज द राइट। आपको पता है कि साउंड की स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड से कम होती है। इसी कारण से तो जब थंडरिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, तो उसकी आवाज़ हमें थोड़ी देर के बाद सुनाई देती है और उसकी चमक हमारे आंखों तक पहले आ जाती है, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड।
Next, sound waves is the transverse waves. This is wrong answer. Sound wave is a mechanical waves, but it is not a type of transverse waves. It is only the longitudinal waves. Sound waves is a longitudinal wave. C is the right. Option D, sound travel faster in moist air is compared to dry air. बिल्कुल right answer. यानी साउंड एक ड्राई एयर की तुलना में मॉइस्ट एयर में ज़्यादा तेजी से चलते, बिल्कुल सही आंसर। यही तो वो कारण जिस कारण से इवनिंग के समय में, रात के समय में साउंड की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। किसके कंपैरिजन में? दिन के समय की तुलना में, क्योंकि दिन की एयर को हम ड्राई एयर बोल सकते हैं और रात की एयर को मॉइस्ट एयर बोल सकते हैं, नमी वाली एयर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चे ऑप्शन जो बी है वो रॉन्ग है, और इसने यही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये बच्चों आप लोगों के 10 के 10 प्रश्न थे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़े होंगे। और मैं इस बात का भी उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप इस वीडियो को पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।